स्टार एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। तो आइए फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में प्रकाश के व्यतिकरण के अंतर्गत हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। तो शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रदीप्ति के पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं। तो आपने देखा था बच्चों, यंग के प्रयोग में या फिर फ्रेनेल के प्रयोग में पर्दे पर चमकीली तथा काली धारियां प्राप्त हो रही थी। तो उसमें होता क्या था कि जहां पर काला फ्रिंज था वहां का प्रकाश विस्थापित होके चमकीले फ्रिंज के ऊपर चढ़ जाता था, इसीलिए चमकीला फ्रिंज और भी चमकीला हो जाता था। तो इसी घटना को प्रकाश का पुनर्वितरण कहते हैं। और प्रकाश के पुनर्वितरण के कारण होने वाली घटना जो है प्रकाश के अध्यारोपण के कारण होती है। इसीलिए इसका उत्तर होगा, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रदीप्ति के पुनर्वितरण, प्रदीप्ति माने चमक के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, प्रकाश तरंगों के विपरीत कला में अध्यारोपण की प्रक्रिया के कारण तरंगों का कौन सा व्यतिकरण होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि समान कला में रचनात्मक संपोषी होता है और विपरीत कला में कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें आंसर लिखना है, प्रकाश तरंगों के विपरीत कला में अध्यारोपण की प्रक्रिया के कारण तरंगों का विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इतना ही लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर है 3 नंबर कहता है कि दो तरंग स्रोतों के बीच, तरंग स्रोतों माने कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर और पथांतर के बीच क्या संबंध है। तो बच्चों हमने बहुत पहले ही आपको कलांतर और पथांतर में संबंध फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा पी बताया था, जहां फाई जो है तरंगों के बीच का कलांतर, डेल्टा पी जो है तरंगों के बीच का पथांतर और लैम्डा जो है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। तो कलांतर और पथांतर के बीच में यही अभी संबंध है, फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा पी। तो यही लिखना है इसमें। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, जब दो प्रकाश स्रोतों के बीच एक निश्चित कलांतर होता है तब वैसे प्रकाश स्रोतों को क्या कहते हैं। तो आप जान ही गए होंगे बच्चों कि एक निश्चित कलांतर वाला दो स्रोत हो तो उसको कला संबद्ध स्रोत कहेंगे, क्योंकि कलांतर उसका क्या है, नियत है। इसीलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर लिख सकते हैं हम क्या, कि जब दो प्रकाश स्रोतों के बीच एक निश्चित कलांतर होता है तब वैसे प्रकाश स्रोतों को आपस में कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। तो यही उत्तर इसका होगा। तो 4 नंबर आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद है 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में यदि प्रकाश स्रोत को कम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णी प्रकाश स्रोत से बदल दिया जाए तो क्या होगा। आपको याद होगा बच्चों कि बीटा बराबर लैम्डा बड़ी डी बाय छोटी डी होता था, अर्थात बीटा और लैम्डा एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो तरंग दैर्घ्य कहता है कम कर दें। अरे तरंग दैर्घ्य कम कर दीजिएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई जो बीटा है वो कम हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ लिखना है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में प्रकाश स्रोत को कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश स्रोत से बदल देने पर
व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात घट जाएगी। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया है। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखें। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र अपने लॉन्ग क्वेश्चन में निकाला था कि चौड़ाई का सूत्र बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी होती है, जहां लेमडा जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, छोटी डी कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी और कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी बड़ी डी। तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या लिखा जाएगा, बीटा बराबर लेमडा इंटू बड़ी डी बाय छोटी डी। तो इस प्रकार से इस सूत्र को याद रखिएगा, तो इससे हल हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा तो आगे चल के न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं आप। तो चलें देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को। व्यतिकरण फ्रिंजों की उत्पत्ति के लिए 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। अरे तो यहाँ तो 2 ही शर्त पूछ रहा है। हमने आपको पहले ही 4-5 शर्तें बता दी है। तो चूंकि ये अति लघु है इसीलिए 2 अच्छा वाला जो शर्त है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं व्यतिकरण फ्रिंजों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। पहला नंबर, व्यतिकरण फ्रिंजों की उत्पत्ति 2 कला संबद्ध स्रोतों से होती है। तो इसका मतलब है कि जो 2 स्रोत है दोनों कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए, तब होगा। और दूसरा, स्रोतों से जो उत्सर्जित तरंगे हैं समान आयाम, समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य वाली होनी चाहिए। और भी शर्तें थी इसकी, तो यहाँ पर चूंकि अति लघु है उसको नहीं लिखा है। और शर्तें यदि आपको मालूम करनी है तो पिछला वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया है। रचनात्मक व्यतिकरण की स्थिति में, माने समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पर्दे पर पहुंचने वाले 2 तरंगों के बीच कितना कलांतर होना चाहिए। अरे अब तक तो याद हो गया होगा कि कितना कलांतर होना चाहिए। तो जो कलांतर फाई है वो पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज, माने फाई बराबर 2n पाई, जहां n का मान 0 1 2 3 ऐसे होता है। तो वैसे ही लिखना है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पर्दे पर पहुंचने वाले तरंगों के बीच का कलांतर पाई का समगुणज होनी चाहिए। तो ये आंसर इसमें लिखना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 9 नंबर है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर का मान पाई का विषम गुणज होना चाहिए कि सम गुणज। तो अभी तो ऊपर में देखा था कि रचनात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों के बीच का कलांतर पाई का सम गुणज होना चाहिए। तो वही चीज लिख देना है यहाँ, या फाई बराबर प्लस माइनस 2n पाई लिखना है, जहां n बराबर 0 1 2 3। तो आशा है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपने समझ लिया होगा। आइए अब देखते हैं 10 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 नंबर में कहता है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पथांतर का मान λ/2 का समगुणज होना चाहिए कि विषम गुणज। तो वो से विनाशी, अब वो से विषम गुणज, ठीक तो पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो क्या होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पथांतर का मान λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। अर्थात पथांतर जो है डेल्टा पी λ/2 का विषम गुणज। विषम गुणज को 2n + 1 से लिखते हैं, जहां n बराबर 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 रखिएगा तो डेल्टा पी का मान λ/2 का विषम गुणज प्राप्त होगी। तो समझ लिए आप। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 11 नंबर, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 2 गुना कर दिया जाए
तो फ्रिंज की चौड़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र यही होता है, बीटा बराबर लेमडा बड़ी डी बाई छोटी डी। और आप जानते हैं कि बीटा और लेमडा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, ऊपर ऊपर। ये देखिए समानुपाती है ना। तो बताइए कि तरंग दैर्घ्य दुगना करिएगा तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, तरंग दैर्घ्य दुगना कीजिएगा तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर में लिखना है, तरंग दैर्घ्य दुगना होने पर फ्रिंज की चौड़ाई भी 2 गुना हो जाएगी। अब आगे जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ गया आपके स्क्रीन पर। देखिए उसका उत्तर किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जब कम ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है तब हम कभी कभी टीवी पर्दे पर के चित्र में थरथराहट देखते हैं, इसका क्या कारण है। तो बच्चों हम लोगों के छत पर पहले साधारण एंटेना हुआ करता था, एलिमेंट वाला, इस प्रकार का। अब तो डिस्क एंटीना आ गया है जो सैटेलाइट से सीधे सिग्नल ग्रहण करती है। लेकिन पहले बच्चों हम लोग के घर के छत पर टीवी के लिए इस प्रकार का एंटेना हुआ करता था और टीवी प्रसारण जैसे भागलपुर, मुंगेर वगैरह होता था तो वहां से होती थी। अब कोई छत के आसपास यदि कोई हवाई जहाज गुजरे तो टीवी प्रसारण से चलने वाली रेडियो सिग्नल एक तो सीधे पहुंच जाती थी घर के एंटीना तक, और दूसरा जो सीधे आकाश में जा रहा है वो हवाई जहाज से टकरा कर अर्थात परावर्तित होकर टीवी एंटीना तक पहुंचता था। तो देखिए ये पथ तो छोटा हुआ पहुंचने का और ये वाला जो पथ है वो काफी बड़ा है। तो दोनों तरंगों की, चूंकि एक के स्रोत से पैदा हुआ है तरंगे, और दोनों तरंग का आयाम, इनके बीच जो है आवृत्ति और इनके बीच जो है तरंग दैर्घ्य, ये सभी क्या है, नियत हैं। इसलिए एक ही स्रोत से आने के कारण और इनके बीच में जब पथांतर होता है इन पहुंचने वाली तरंगों में, सीधे वाला और हवाई जहाज से परावर्तित होकर आने वाले में, तो पथांतर होने के कारण ये जो टीवी एंटेना से जो तार से जुड़ा हुआ है अंदर घर का टीवी, उसके स्क्रीन पर व्यतिकरण फ्रिंजें जो है प्राप्त होने लगती है। और चूंकि हवाई जहाज लगातार गतिशील है इसलिए पथांतर तो बदलता रहेगा, तरंगों का बीच का जो पथांतर है वो लगातार चेंज होगा। इस चेंज होने से व्यतिकरण जो फ्रिंज है वो भी स्क्रीन पर स्थानांतरित होगी, ऊपर नीचे करेगा। तो ऐसा होने से टीवी पर्दे पर चित्र जो है थरथराहट चित्र में दिखाई पड़ता है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखना है आंसर में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। तो चित्र तो समझ गए, यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग चित्र तो नहीं न बनाएंगे, इसमें तो समय लगेगा परीक्षा में। ये केवल आपको समझने के लिए हमने बनाया है। तो चित्र में देखिए एक टीवी टावर है जहाँ से टीवी प्रसारण होती है, टीवी का जो प्रोग्राम है वो रेडियो सिग्नल की मदद से प्रसारण होता है। कुछ तरंगे सीधे एंटीना तक आ रही है और कुछ उड़ते हुए हवाई जहाज से परावर्तित होकर आ रही है। दोनों तरंगों के बीच पथांतर होने के कारण टीवी के पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होता है। चूंकि हवाई जहाज गतिशील है इसलिए पथ जो है लगातार छोटा होता जाएगा और पथ में अंतर लगातार बदलेगा, तो टीवी एंटीना पर जो व्यतिकरण फ्रिंज है वो भी अपना स्थान बदलेगा, चित्र में थरथराहट दिखाई देगा, वही लिखना है। तो घर के छत के ऊपर लगे टीवी एंटीना के सामने हवाई जहाज के गुजरने के कारण प्रसारण स्टेशन से सीधे टीवी एंटीना तक, प्रसारण स्टेशन से सीधे टीवी एंटीना तक
तथा हवाई जहाज से परावर्तित होकर टीवी एंटेना तक। पहुंचने वाली रेडियो तरंगों के बीच पथांतर होने के कारण टीवी के पर्दे पर व्यतिकरण पट्टियां बनने लगती है, जो हवाई जहाज के लगातार गतिशील रहने के कारण तरंगों के बीच के पथांतर में लगातार बदलाव के कारण फ्रिंजें स्थानांतरित होती रहती है, जिससे टीवी के चित्र में थरथराहट होता दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आपके बुक में इतना ही क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। और भी क्वेश्चन होंगे और भी दूसरे बुकों में होंगे। तो जो सिद्धांत यदि समझ गए हैं व्यतिकरण का, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से आप जरूर हल कर सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद कीजिएगा। तो आशा है बच्चों, आप जितना वीडियो हम भेज रहे हैं उसको जरूर पढ़ रहे होंगे और उसका लाभ उठा रहे होंगे। तो फिर अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।